नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। वहीं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र से ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। मोबाइल पर ओटीपी पूछकर ठगी करता था आरोपी और स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने नई दिल्ली से किया काबू। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर यह ठगी करता था। तो बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल पर ओटीपी पूछकर ठगी करता था आरोपी। वह स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने नई दिल्ली से इस ठग को गिरफ्तार किया है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर यह ठग लोगों से ठगी करता था। तो बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मोबाइल पर ओटीपी पूछकर यह लोगों से ठगी करता था। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसे नई दिल्ली से काबू किया है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर यह लोगों से ठगी करता था। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ को। ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल पर ओटीपी पूछकर लोगों से ठगी करता था। और वहीं 2 मार्च से हरियाणा बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बार हरियाणा के बजट में करीब 1250 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के बजट में गरीबों के कल्याण पर फोकस हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट की तैयारियों में जुट गए हैं। बजट से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सत्र की स्थिति का ऐलान किया गया। बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी मंत्रियों और सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से बजट को लेकर परामर्श किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो सके। 2022 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें कुल मिलाकर 28 एजेंडाज थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। उन 28 एजेंडाज के चर्चा के साथ साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आज हमने विचार कर ली है, फाइनल किया है, जिसको कि इस बार का जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को, गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है। राज्यपाल अभिभाषण 2 तारीख को सबसे पहले दिन उन्हीं का अभिभाषण प्रस्तावित है। और बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है इस बार।
और वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने डब्बाली, एलनाबाद और रानिया में नगर पालिका के होने वाले चुनावों को लेकर मंगलवार को जिला भर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद अजय सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं, इसका फैसला आगामी दिनों में लिया जाएगा। वहीं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के सवाल पर अजय सिंह ने कहा कि फरलो हर कैदी का अधिकार है। 3 साल के बाद प्रत्येक कैदी फरलो और पैरोल का हकदार हो जाता है। अजय सिंह चौटाला ने अपने भाई पर तंज कसते हुए कहा कि इनेलो पार्टी के नेता दोगली राजनीति कर रहे हैं। मेरे फादर भी कर रहे हैं और भाई भी कर रहे हैं, पर क्या वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को रोजगार नहीं चाहते क्या? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो हरियाणा प्रदेश में SYL का पानी नहीं चाहते क्या? वो तो रोजाना दोगली भाषा बोलते हैं। आज पंजाब में अकालियों की मदद करते हुए घूम रहे हैं, कल यहाँ पे जेल भर रहे थे। और वहीं महम पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम के पैतृक गांव निदाना में चकबंदी में हुई गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि चकबंदी में गड़बड़ी हुई है, वहीं MSP गारंटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि लोग सोच समझकर वोट करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर अशोभनीय बताया। वहीं राम रहीम को मिले फरलो पर टिकैत ने कहा कि सरकार ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए फरलो दिया है। जो चकबंदी है, जो किलेबंदी जो होती है, उसमें दिक्कत है। वहां पे बहुत लोगों के चक हवाई काट दिए, उनको पुराना कब्जा उनका छूट गया और नई जगह मिला नहीं, तो उनके हवा में चक हैं। ये है कुछ लोगों ने जब ये हाईवे निकला, NH निकला यहाँ पे, तो इसमें भी धांधली हुई है। ये एक बड़ा मामला वहाँ का है। उनके जो जमीनों की जो कटिंग हुई है प्रति किला 160 मीटर कटना चाहिए था, तो 262-60 के करीब उसका कट रहा। वो एक बड़ा घोटाला है। और जो नाली है, रास्ते हैं, ये है। और बहुत गड़बड़ वहाँ पे है। आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट देनी है वो दे सकता है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला के वोट किसको देनी है तो वो बताने की जरूरत नहीं उनको। इशारा तो आपका मुलायम सिंह यादव की तरफ ना, हमने किसी को वोट से हम बहुत दूर रहते हैं। वोट से हम दूर रहते हैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल है। ये संयुक्त मोर्चा तो नॉन पॉलिटिकल है। इशारा तो है ना, अब के चुनाव में आपने इशारा नहीं, हमने क्या कहा बताओ? अगर हमने ये कहा भाई इसको वोट दे दो और इसको ना दो, हमने तो ये कहा भाई कोई सामान आपके पास में रख के गया, इस घर में कोई सामान रख के गया और वो फिर दोबारा लेना आया, तो अब घर वाले उसका सामान देखेंगे नहीं भाई तो यहाँ रखे ही नहीं गया, उसका बात थोड़ा बताएंगे, उसका सामान रखे आप ना ले जा। इशारा काफी है ना? हाँ, इशारा ही काफी है। इशारा ही तो बताना चाह, और क्या सीधम सीध बताना चाह, इशारा बता दो। और वहीं कैथल में आज से आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर अपना पड़ाव डाल दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं का कहना है कि 2018 में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया है और प्रधानमंत्री की ओर से घोषित योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने 2 दिन का पड़ाव राज्य मंत्री के निवास पर डाला है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में बड़े आंदोलन किया जाएगा। ताकि हमारी मांगों को सुने, जो सरकार द्वारा 2018 में लागू की गई थी उनको आज लागू करें, उनको भूले नहीं। हम भी बच्चों वाले हैं जी, ऐसे हम कब तक सड़कों पे बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम वापस होने वाले नहीं। जी, हम लगातार 8 दिसंबर से धरने पे बैठे हैं। हमारे 2018 के पहले के ही मांग मुद्दे हैं, हम उनको लागू करवाने के लिए धरने पर प्रदर्शन करते रहे हैं और आज तक एक बार भी राज्य मंत्री हमारा ज्ञापन लेने नहीं आई। कभी बोलते मीटिंग में है, हर बार मीटिंग में ही बोल देते। हम कहना चाहते हैं सरकार या तो पब्लिकली आके बोले, विधानसभा में जो घोषणा की थी उसको मैं लागू नहीं कर सकते, PM ने जो घोषणा की थी उसको हम लागू नहीं कर सकते, या हमारे मांग मुद्दों को पूरा किया जाए। नया हम कुछ नहीं मांग रहे। जिस तरीके से CM साहब
गुमराह करने का एक काम कर रहे हैं कि वर्कर हेल्पर कह रही हैं हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं सीएम साहब, आपने खुद अपनी जुबान से विधानसभा में कुशल और अकुशल दर्जा देने की बात कही थी, महंगाई भत्ता देने की बात की थी, वो मांग आप पूरी करें। कर्मचारी की तो बात की। तो क्या क्या मांगे हैं आंगनवाड़ी कर्मचारियों की? 2018 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी का एरियर जो है उसे पूरा किया जाए। साधारण दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च सरकार दे। वहीं कुशल अकुशल का दर्जा देते हुए महंगाई भत्ते की तमाम किस्त दी जाए। तो मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रुपया मुआवजा। आश्रितों को नौकरी मिले। वर्कर से सुपरवाइजर की पदोन्नति सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर हो। विभाग ऑनलाइन काम करने का ऑप्शन दे। बिना फोन और अन्य संसाधन के इस बारे में दी गई हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना ना की जाए। आईसीडीएस में किसी भी एनजीओ या प्राइवेट संस्था को शामिल करने की अनुमति ना दी जाए। प्ले स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए। नई शिक्षा नीति वापस ली जाए। 2018 में की गई घोषणाओं को सरकार लागू करे। और वहीं खेतों में ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से नाराज किसान ने कैथल के पिहोवा चौक पर एक दिन का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए किसान ने कहा कि खेतों में कनेक्शन को लेकर कई बार बिजली विभाग से गुहार लगाई है, इसके बावजूद बिजली विभाग ने अभी तक शिकायत पर ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद भी अगर बिजली विभाग ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को बड़ा करने का काम किया जाएगा। कान 80,000 बिजली कनेक्शन अपने हरियाणा के पेंडिंग है और सभी लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे, जिससे हमारी फसलों पर असर पड़ता है और हमें आखिरी में आत्महत्या तक करनी पड़ती है। हमारा पूरे संगठनों से मिलेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अप्रैल से पहले कनेक्शन हर हालत में सरकार को देने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। स्मार्ट सिटी के नाम से जाने जाना वाला फरीदाबाद शहर सिर्फ कहने भर के लिए ही स्मार्ट सिटी है। जी हां, ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 10 और 11 की हैं। आए दिन यहां पर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के 10-11 वाले रोड पर। आप देख सकते हैं सड़क की हालत कितनी खस्ता हुई पड़ी है। दिन पर दिन यहाँ लगातार वाहन चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ हादसा होने को मिलता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कितनी परेशानियाँ यहाँ आती है। क्या नाम है जी आपका? मनीष राणा। सर, पिछले 6 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इस रोड को देखने वाला कोई भी नहीं है। लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड पे। YMCA से लेकर के मिलन बाईपास तक जाने वाला ये मेन रोड है, लेकिन यहाँ पर पिछले 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि कोई इसको देखने वाला नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे इतनी मिट्टी के ढेर थे कि सारी मिट्टी यहाँ बराबर की बिल्डिंगों में आती। कब से ये रोड खराब है? कब से? पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ लगातार कि यह रोड पूरा खराब हुआ पड़ा है। इस पर कोई मरम्मत नहीं हो रही है। कभी बीच बीच में कभी इसमें रोडे डाल देते हैं, मतलब एक टेम्परेरी काम होता है यहाँ पे। लगता नहीं है। इसके विधायक यहाँ के आपको? मूलचंद शर्मा जी हैं यहाँ पे विधायक। ठीक है, बीजेपी के टाइम में हमने एक बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि देखना कि रोड खराब हो। बीजेपी जो रोड पे सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है, बड़ा आश्चर्य होता है कि इस रोड पर कोई देखने वाला नहीं है। तो हम यही एक रिक्वेस्ट करेंगे विधायक जी से कि इस रोड पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। YMCA यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, ठीक है। हम यही चाहेंगे इस रोड पे ज्यादा से ज्यादा इस पे काम हो। अगर बरसात पड़ जाते तो कैसा माहौल? चलना मुश्किल हो जाता है सर यहाँ पे बारिश के टाइम पे, क्योंकि ये मिट्टी बहुत स्लिपी होती है, ठीक है, और गाड़ियाँ चलती हैं वो भी। आपका क्या काम है? देखिए सर, हम यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हमारा, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। अगर आप देखेंगे अभी यहाँ बारिश हो जाएगी, गाड़ियाँ एक सीधी नहीं चल पाती हैं, ठीक है, और जो लोग पैदल चलते हैं उनके पास चलने के लिए जगह ही नहीं होती है, क्योंकि साइडों में कीचड़ होती है। कोई चलेगा तो कहाँ चलेगा पैदल? परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। हम यहाँ से व्हीकल लेके आते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है शाम के टाइम पर। और रोड आप देख रहे हैं, ऑटो यहाँ पे चल रहे हैं, ऑटो वालों से आप बात कर सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान है ऑटो वाले भी, सवारियों को लेकर भी।
तो काफी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और भी हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं जी कितनी परेशानी आती है इस रोड पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हालात इस रोड की हो रही है वो सभी को पता है। ठहरना प्रदूषण के लिए बहुत भारी से भारी हो रही है समस्या, और काफ़ी टाइम से मिट्टी डाल डाल के गड्ढे भर भर के वो हाल, सबसे ज़्यादा रोड चलता है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा भी होने को देखने को मिलता है। बरसात पड़ती है तो पानी भर जाता है, तो आने जाने में काफी लोगों को दिक्कतें आती है। और वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर बने अवैध कंस्ट्रक्शन पर नहाई विभाग का हथौड़ा चला है। नेशनल हाईवे पर नहाई विभाग ने अवैध रूप से बनाई दुकानों पर जहां पीला पंजा चलाया, तो वहीं अवैध रूप से मकानों में फैमिली रहने की वजह से खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। अब विभाग अवैध मकानों पर शुक्रवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। मौके पर पहुंचे इंसिडेंट मैनेजर ने बताया कि नेशनल हाईवे की जगहों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक्चुअली क्या है कि जब से अपना 6 लेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में जमीन एक्वायर हुई थी, लेकिन ये जगह उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाई थी। इसी चीज को लेके इन्होंने अपना ये पुश्तैनी मकान ही समझ रखा था। ये नया अतिक्रमण नहीं था, पुराना ही अतिक्रमण था। लेकिन अब हम इंश्योर हैं इस चीज को लेके कि हम आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इस पूरे क्षेत्र को खाली कर देंगे। यहाँ 2 दिन का समय मांगा है, क्या 2 दिन में ये सारा सामान हटा लेंगे यहाँ से? उम्मीद तो इनसे यही कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अपना ये सामान हटा ले। अगर नहीं हटाएंगे तो उसके बाद में फिर हम प्रशासन के सहयोग से और जबरदस्ती इसको डिमोलिश करके जाएंगे यहाँ से। और वहीं उचाना थाने में ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल एक बैंक मैनेजर से बदतमीजी मामले में दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था, लेकिन बैंक मैनेजर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, जबकि दूसरा पक्ष पंचायत के साथ थाने पहुंच गया। इसी दौरान रामनिवास नामक युवक और उसके साथ आए युवकों से पीड़ित पुलिस कर्मियों से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद रामनिवास ने अपने साथियों के साथ मिलकर एसआई पर हमला कर दिया, जिससे एसआई की एक उंगली फ्रैक्चर हो गई। यही नहीं, एसआई की वर्दी फाड़ दी गई और गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। पीड़ित पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दिया था दोनों पार्टियों को, और विजय जो मैनेजर है वो किसी कारणवश और उसके परिवार में शादी है उसमें व्यस्त होने कारण नहीं आ पाए, और ये आ गया पंचायत के साथ। कौन आया जी? आज ये रामनिवास आया था। कौन से गांव से? उत्तरवादी काकड़ोद से जी, जिन्होंने बदतमीजी की थी, और यहाँ पंचायत में ही मेरे साथ बदतमीजी की है। वीडियो बनाने लग गए, मेरे को गलत और जाति सूचक साथ गाड़ियाँ वगैरह दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है, और इसके साथ 2-4 लड़के आए थे, उन्होंने मेरे को है ना गर्दन बीच के मारने की कोशिश की है। जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरे को बचा लिया। अंबाला में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी मां ने बच्चे को जन्म देकर नाले में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने जब मृत नवजात को देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर धर्मपाल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पल्लेदार मोहल्ले के नाले के पास एक नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे की तफ्तीश जारी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद महिला का पता लगाया जाएगा। रेवाड़ी की कसोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 1,30,310 रुपए की नकदी, 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 रजिस्टर बरामद हुआ है। पाकिस्तान में चल रहे पाकिस्तान प्रीमियर लीग मैच में सट्टा लगाने के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गांव सालाबाज के निकट स्थित प्लैटिना विला सोसाइटी के एक फ्लैट से दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गांव संगवाड़ी निवासी वीरेंद्र, मनोज, संदीप और जयपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के मामले फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शाम 7 बजे तक दुकान खोले जाने को लेकर व्यापारी वर्ग
नाराज नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने फिर से नई गाइडलाइंस जारी की थी, पर उस गाइडलाइन में दुकानों को खोलने के समय को बढ़ाने को लेकर कुछ भी नहीं आया। इसके साथ ही व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब फरीदाबाद में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं तो दुकानों के बंद करने का समय भी बढ़ाना चाहिए। दुकानें पहले की तरह 7 बजे ही खुल रही हैं। सरकार को अब पूरी तरह दुकानों को खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। अगर सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो सभी व्यापारी वर्ग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और वहीं बल्लभगढ़ के स्कूलों में वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है, जिसमें पहले दिन करीब 500 छात्राओं ने पहली और दूसरी डोज लगवाई। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ड्राइव 3 दिन के लिए चलाया गया है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए किया जा रहा है। वहीं स्कूल की छात्राओं ने बताया कि वैक्सीन लगवाकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। बाडरा के चांदवास गांव के ग्रामीण फिर से लामबंद हुए हैं। गांव में 35 गांवों के पीने के पानी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 एकड़ में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा वाटर टैंक बनाया जाएगा, जिसका विभाग ने 2 फरवरी को पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा लेकर काम शुरू करवाया था। तब भी कुछ गांव वालों ने विरोध किया था, लेकिन एक बार फिर से गांव वाले लामबंद होकर गांव में पंचायत कर सामूहिक निर्णय लिया कि गांव में वाटर टैंक नहीं बनने देंगे। गांव वालों का कहना है कि हमारे बुजुर्गों की यह जमीन छोड़ी हुई है और इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। कुछ लोग प्रशासन से मिलकर खेल खेल रहे हैं, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। और वहीं सिरसा में ग्राम पंचायत और युवा क्लब ने चौथे नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस आयोजन में बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां गोविंद कांडा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा, भाई गोपाल कांडा ने खेल मंत्री रहते हुए प्रदेश में नई खेल नीति लागू की थी, जिसका परिणाम आज खेलों में देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने टूर्नामेंट आयोजन करने वाली कमेटी को 51,000 रुपए सहयोग राशि के रूप में दिए। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की 34 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में पहले नंबर पर आने वाली टीम को इनाम के रूप में 21,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 15,000 रुपए, तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 9,100 और चौथे नंबर पर आने वाली टीम को 5,100 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। गोविंद कांडा ने स्वागत में खड़े समर्थकों के साथ बाइक राइडिंग भी की और नशे के खिलाफ लोगों से साथ देने का आह्वान भी किया। के प्रति भाई गोपाल कांडा जी ने बड़ी रुचि दिखाई थी और जब आपके आशीर्वाद से 2009 में एमएलए बने थे और एमएलए बनने के बाद बाबा जी के आशीर्वाद से जब मंत्री बने थे तो खेल मंत्री बने थे और खेल मंत्री जब बने थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करवाई थी जो आज पूरे हरियाणा के अंदर लागू है। और जो अनाउंसमेंट उन्होंने करवाई थी कि जो खिलाड़ी अगर नंबर 1 पे आएगा तो उनको 1-1 करोड़ रुपया, डीएसपी पद, गांव के अंदर 25-25 लाख रुपए। तो उन्होंने हरियाणा को जागृत किया और हरियाणा के अंदर आज मैं ये समझता हूं कि हर चीज के अंदर सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी निकल रहे हैं वो हमारे हरियाणा में। मेरा बच्चा नशा कर रहा है, मैं बताऊं या ना बताऊं, उसको जरूर बताना चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर ये दिक्कत आई है, ये आदमी नशा बेच रहा है, ये आदमी नशा दे रहा है, उसको पकड़वाने का काम करें। हम सभी ग्रामवासी जब आगे आएंगे तो हमारे बच्चे जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं उनसे दूर होंगे और खेलों की तरफ आएंगे।